वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं आरजीपीवी, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर एक यूनिवर्सिटी है और ये डी फार्मा के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो जो आपका बायोकेमिस्ट्री यानी डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसका एग्जाम आरजीपीवी में क्या पूछा गया था इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और हर एक क्वेश्चन का डिटेल में ये वाला एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं और आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी तक फार्मेसी इंडिया लाइव के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ ही साथ आप जो भी आरजीपीवी के एग्जाम है, पेपर है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर pharmacyindia.co.in से। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस एग्जाम पेपर की और देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली चीज की ये, इसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन मिलते हैं वो है 8, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल नंबर 8 है और अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि 8 में से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन कैरी मार्क इक्वल करेगा। इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा। तो 16 इंटू 5 दैट इज 80। ये आपको अटेम्प्ट करने हैं, याद रखिएगा सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विद एग्जांपल गिव स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ एनी फोर ऑफ दैम। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का पार्ट ए है और दूसरा पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कार्बोहाइड्रेट, और इसके बाद आपका सवाल है क्लासिफाई देम विद स्पेसिफिक एग्जांपल। शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। सबसे पहली चीज एक डिफरेंशिएशन है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। आप ऐसे करना चाहते हैं, आप ऐसे अटेम्प्ट करिए। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जवाब देना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इतना बताऊंगी किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, बाकी थोड़ी बहुत चीजें आपको खुद से भी ऐड ऑन करनी होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एसेंशियल से। एसेंशियल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं और नॉन एसेंशियल बॉडी में ही बनेंगे। तो जब ये बॉडी में नहीं बनते हैं तो आपको डाइट से लेने पड़ेंगे। इसके सोर्सेज क्या हैं? एसेंशियल के सोर्सेज है सोया, किनोआ, एग, चिकन, मीट और वेजिटेरियन प्रोटीन, ये सब होता है। इसके बाद इसका नंबर कितना होता है ये काफी जरूरी है। तो 20 में से टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो कि एसेंशियल होते हैं वो होंगे 9 और बाकी के बचे कुचे सब 11 यानी कि वो होते हैं नॉन एसेंशियल। इसके सोर्सेज भी देख लीजिए। हमारी बॉडी में बनेगा सबसे पहली चीज तो ये दूसरे मॉलिक्यूल से बन जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है? ठीक है, फंक्शन ये एसेंशियल और वो नॉन एसेंशियल। एसेंशियल का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में मसल्स को रिपेयर करने का, बिल्ड करने का, मसल्स को, मसल टिश्यूज जो होते हैं उनको रिपेयर करने का। ऑल्सो इट फॉर्म्स प्रिकर्सर मॉलिक्यूल फॉर ऑल द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन। ब्रेन में जितने भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका एक प्रिकर्सर यानी कि जिनसे बनते हैं वो, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड। दूसरी चीज हमारे पास जो आती है वो है नॉन एसेंशियल का फंक्शन। इसका काम होता है सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि ये टॉक्सिन्स को रिमूव करना हमारी बॉडी से। इंटीग्रल इन द सिंथेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी एंड प्रमोट ब्रेन फंक्शन एंड मैनी मोर। इसी के साथ साथ और भी फंक्शन होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे। इसके बाद एक सवाल आपसे और पूछा गया है कि इसमें से 4 का आपको 4 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाकर वहां पर देना है। सबसे पहले ये देखिए ग्लाइसिन। मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता दूं, जनरल स्ट्रक्चर बता दूं अमीनो एसिड का। देखो, बीच में आएगा कार्बन, उसके बाद यहाँ COOH, NH2, हाइड्रोजन और ये R ग्रुप। इतना मामला मतलब ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर हर एक अमीनो एसिड का सेम रहने वाला है। तो आपके लिए क्या इजी हो जाएगा कि आप सिर्फ ये R ग्रुप याद कर लीजिए कि ग्लाइसिन में R क्या होता है, मेथिओनिन में क्या होता है, अर्जिनिन में क्या होता है, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, सिर्फ H आकर यहाँ पर लगा। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड।
ये हो गया। इसके बाद एलेनिन का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये है H भी होगा यहाँ पर और CH3 भी है। तो अगर हम CH3 लाकर यहाँ पर टिका देते हैं तो वो बन जाता है आपका एलेनिन। ठीक है जी। इसके बाद सेरीन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं H2NCOOH और एक OH आकर लग गया, यहाँ पर C होगा, एक H भी होगा, है ना, क्योंकि वैलेंसी तो 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाने ही पड़ेंगे इसको। तो एक H है, दूसरा OH है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेरीन। एंड देन हमारे पास है थ्रियोनीन। थ्रियोनीन में भी आपके पास OH आकर लग जाता है और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा थ्रियोनीन का। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर 4 के। आपकी मर्जी, आपको जो भी 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं अमीनो एसिड के वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर, पार्ट ए हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं पार्ट बी की, जो था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोरेज का काम कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड अकरिंग इन लिविंग टिश्यूज एंड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन, क्योंकि यही तो हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, प्लांट में भी एनिमल में भी। ठीक है, प्लांट में स्टार्च होता है, एनिमल में ग्लाइकोजन होता है, बस। इसके बाद इट इज टिपिकली ब्रेक्स डाउन इन द एनिमल बॉडी टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ये स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की, याद रखिएगा, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स, इन एनिमल्स। तो ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट का एक डिवीजन आपको देना है। अब 4 नंबर का सवाल है तो आपको हर एक डिवीजन को थोड़ा थोड़ा क्लासिफाई जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन बता देती हूँ कि क्या होगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होगा सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब जो सिंपल वाले होंगे अगेन उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड और तीसरा होता है ओलिगोसेक्राइड। वहीं पर जो कॉम्प्लेक्स वाला है वो सिर्फ पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है, अब उन्होंने सवाल में एग्जाम्पल भी आपसे पूछा है तो याद रखिएगा कि एग्जाम्पल जरूर देने हैं। मोनोसेक्राइड के हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज एक्सेट्रा। ठीक है, और इसी के साथ डाइसेक्राइड के जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एक्सेट्रा। ओलिगोसेक्राइड का एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है, वो है रेफिनोज। स्टेकियोज भी होता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और पॉलीसेक्राइड के जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के साथ साथ एगारोज, अगार, हाइलुरोनिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, दीज ऑल आर आपके पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो ये है आपका पूरा क्लासिफिकेशन और ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर का सवाल है भैया, तो आपको हर एक क्वेश्चन, 8 नंबर का ये सवाल है। ठीक है, मैं जब से 4 बोलते आ रही हूँ लेकिन इसमें से 2 ही आपको दिए गए हैं, तो इसका मतलब है कि 8 नंबर का सवाल है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। यानी कि हर एक क्लासिफिकेशन को डिवाइड करके उसका डेफिनेशन वो क्या कहना चाहता है वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जरूर करिएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो स्ट्रक्चर भी बना दीजिए, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है, कोई भी रिस्क नहीं लेना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब एनी 2 मॉलिक्यूल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के 2 मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको डिस्क्राइब करने हैं। बी पार्ट है राइट डाउन स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फॉलोइंग, सी एंड डी, एंड देन डिफाइन कोएंजाइम विद एग्जांपल। तो ये 3 पार्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2 के। हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, तीसरा पार्ट 4 नंबर का है, यानी टोटल नंबर 16 हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड का ए, जिसमें सबसे पहली चीज आती है डायबिटीज मेलाइटस। ये पहला मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपके किसका,
ये जो लिपिड होता है इसके मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में कि जो आपका डायबिटीज मेलाइटस होता है ये क्या होगा। याद रखिएगा कि डायबिटीज मेलाइटस में जो ब्लड शुगर लेवल होता है, ब्लड शुगर लेवल वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, और इसका एक कारण ये है कि जो पैनक्रियाज है वो इनफ इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। लेकिन जब इंसुलिन ही सिक्रेट नहीं होगा तो इसको कम कौन करेगा, और इसकी एक कारण होता है कि जो आपका डायबिटीज मेलाइटस है वो हो जाता है। दूसरा हमारे पास आता है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये क्या होगा, इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है, और कौन सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, लो यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, जिसको आप लो डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर ज्यादा होता है तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और अगर ये इकट्ठा होगा, इसका एक कारण और भी है जिसका नाम है आर्थेरोस्क्लेरोसिस। आर्थेरोस्क्लेरोसिस ये कंडीशन होती है जब ब्लड वेसल में ये जमा होने लग जाएगा और इसकी वजह से ब्लड फ्लो पे रुकावट आती है, ये कंडीशन होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन सी इज नीडेड फॉर द, मतलब विटामिन सी का और विटामिन के का आपको बताना था कि क्या इनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चरल रोल होता है। Vitamin C is needed for the growth and repair of tissues in all parts of our body। हमारी बॉडी में हर एक पार्ट के रिपेयरमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, टिश्यू की ग्रोथ के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। इसको आप सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद इट इज यूज टू, पहली चीज फॉर्म एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसको कोलेजन के नाम से जाना जाता है। किसके अंदर पाया जाएगा, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। दूसरी चीज हेल्प टू मेक स्किन, टेंडन, लिगामेंट एंड ब्लड वेसल। इन सारी चीजों को बनाने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। हील वुंड्स एंड फॉर्म स्कार टिश्यूज, तो जब चोट लग जाती है उसको ठीक करने में भी हेल्प करता है। टिश्यू टूट जाता है, फट जाता है, ऐसा बोला जाता है, तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है आपका विटामिन सी। दूसरा हमारे पास है विटामिन डी। अब ये विटामिन डी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में काफी ज्यादा मदद करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, कैल्शियम होम्योस्टेसिस एंड बोन मेटाबॉलिज्म। बोन का मेटाबॉलिज्म यानी कि जब बोन के अंदर जो सारी चीजें चल रही होंगी, रिएक्शंस चल रही होंगी, उनको करने में भी हेल्प करेगा। विद द कैपेसिटी टू मॉड्यूलेट इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट यानी फ्रॉम बर्थ, और अडेप्टिव जब आप लाइफ टाइम के ड्यूरिंग जो भी इम्यूनिटी आप गेन करते हैं, दैट इज एक्वायर्ड। इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून function, cardiovascular function, proliferation and differentiation of both normal and malignant keratinocyte। what is proliferation? proliferation का मतलब होता है formation। ठीक है, फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड का सी पार्ट जो है, कोएंजाइम के बारे में पूछा गया है विद देयर एग्जांपल। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको खुद से ही अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ डिटेल में अगर बताने लग जाऊंगी तो शायद से 2-3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, कोएंजाइम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय मेनी एंजाइम्स फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। याद रखिएगा कि एंजाइम को रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जिनका सहारा लेना पड़ता है वो है आपके पास कोएंजाइम। अब कोएंजाइम आपके विटामिन के पार्ट भी हो सकते हैं, नॉन विटामिन के पार्ट भी हो सकते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला है दे आर ऑफन विटामिन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन। यही मैं बोल रही थी, या तो ये विटामिन हो सकते हैं या फिर डेरिवेटिव हो सकते हैं विटामिन के। एग्जाम्पल हमारे पास है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको आप NAD के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी की तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत ही सारे, लेकिन कुछ ही मैं एग्जाम्पल लेकर आई हूँ, बाकी आप इनको देखकर और भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड ADP के नाम से आप इसको जानते हैं। देन हमारे पास है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड FAD, FDH भी आप लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास है कोएंजाइम ATP भी आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लीजिए। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी, ये भी हमारे पास जो होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है आपको सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एनलिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू। सबसे पहला टेम्परेचर, दूसरा है पीएच,
यानी कि एक एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे टेम्परेचर और पीएच अफेक्ट करता है वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। राइट डाउन ब्रीफली क्वालिटेटिव बायोकेमिकल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बी है। देन हमारा सी पार्ट है राइट डाउन डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन के। ये 3 क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं जिसके अंदर आपको टेम्परेचर और पीएच का इफेक्ट बताना है। सबसे पहली चीज कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा एक एंजाइम की एक्टिविटी पर। देखो, अगर आप सभी लोग जानते हैं कि एंजाइम और कुछ नहीं है बल्कि वो प्रोटीन्स ही होते हैं। अब आप प्रोटीन्स को कितना ही हीट प्रोवाइड करो, है ना, तो उसके अंदर दो ही चीज हो सकती है। एक, या तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी या फिर एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब वो अपना स्ट्रक्चर ही तोड़ देता है ना। अब क्योंकि आपके एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं तो वो भी इसी तरीके का इफेक्ट दिखाएंगे। चलिए, enzymes work best when they are kept at a temperature that's comfortable for them, और इसी टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर बोला जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें उनकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। However, high temperature can damage enzyme because they are protein molecules. ठीक है, increasing the temperature has two impacts on enzyme. सबसे पहला, first the reaction velocity increases. ठीक है, पहले इंक्रीज करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, रेट बढ़ाएगा, लेकिन परंतु एक समय ऐसा आता है कि जब एंजाइम होते हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, यानी वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और अगर वो एक बार टूटना शुरू हुए तो वो रुकेंगे नहीं, वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे, उनका जो फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी की तरह आप सोच सकते हैं कि सब कुछ खत्म होगा, एंजाइम भी आपका खत्म हो जाएगा। ये इफेक्ट होता है टेम्परेचर का एंजाइम की एक्टिविटी पे। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी, तो सेम ऐसा ही होगा। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक ऐसे टेम्परेचर में एक ऐसे पीएच में काम करना हो जिसका जो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो, जो टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई हो, तो क्या आप करोगे? क्योंकि आपको आदत नहीं है ना। आपकी जो एफिशिएंसी रेट है वो इस टेम्परेचर में ज्यादा हो सकता है जहां पर सब कुछ सुटेबल है, सब कुछ ऑप्टिमम है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम, ध्यान से सुनिए, कि ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक पीएच में काम करते हैं, कुछ बेसिक पीएच में काम करते हैं, कुछ अल्कलाइन या न्यूट्रल पीएच में काम करते हैं। न्यूट्रल का एग्जांपल है माइलेज, एसिडिक का एग्जांपल है आपका पेप्सिन, और जो बेसिक है अल्कलाइन है उसका एग्जांपल है बहुत सारे पैनक्रियाटिक एंजाइम बेसिकली। इनसे अगर आप कहेंगे कि अमाइलेज भैया, जो कि सेल्युलर अमाइलेज है, जो न्यूट्रल में काम करने वाला है, अगर आप उससे कहो कि जाओ एसिडिक मीडियम में काम करिए, तो क्या वो करेंगे? नहीं करेंगे, त्याग देंगे काम। ठीक है, यही होता है इफेक्ट ऑफ पीएच। एसिड्स आर लिक्विड विद अ पीएच लेस देन 7, ये सभी लोग जानते हैं। पीएच इधर जाओगे एसिडिक होता है, 7 से ज्यादा जाओगे बेसिक होता है, और इस पे न्यूट्रल होता है। Acids are liquid with pH less than 7, whereas bases or alkaline are liquids with more than 7. At 25 degrees Celsius, pH 7 drinks are neutral and have the same acidity as pure water, यानी neutral होता है, pH 7 होगा। As a result, changing the pH value impacts the enzyme. क्या? जैसे some enzymes have strong catalytic activity in acidic environment. Example लिख सकते हैं आप, pepsin, ठीक है, while other have good activity in alkaline environment. Example, pancreatic enzyme, pancreatic enzymes, ठीक है, न्यूट्रल वाले भी हैं, सेल्युलर अमाइलेज हमारे पास, तो वो हो गया। अब आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आपका पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमको बताना है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, टेस्ट का नाम है फेलिंग सॉल्यूशन। प्रोसीजर क्या है इसका? सॉल्यूशन आपको लेना है कार्बोहाइड्रेट का और इसी के साथ इक्वल अमाउंट लेना है फेलिंग सॉल्यूशन का। फिर आपको ऑब्जर्वेशन में क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको देखने के लिए मिलेगा ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट। ठीक है, दूसरा है मॉलिश टेस्ट, जिसका आपका प्रोसीजर होगा, इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट और अल्फा नेफ्थेनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों चीजें आपको लेनी है और आपको ऑब्जर्वेशन में मिलेगा कि यहाँ पर पर्पल कलर देखने का। ठीक है, थर्ड हमारा जो टेस्ट होता है दैट इज
रिसोर्सिनॉल टेस्ट फॉर कीटोन्स, कीटोन्स के लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम है रिसोर्सिनॉल टेस्ट। इसके अंदर आपको रिसोर्सिनॉल कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन लेना है, वार्म ऑन अ वाटर बाथ विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl का इक्वल अमाउंट लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दो चीजें होती है, डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, ये आपको पता होगा। चलिए, ऑब्जर्वेशन में आपको रोज रेड कलर देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर रोज रेड कलर आपको मिला दैट मींस कीटोन है, अगर नहीं मिला कीटोन नहीं होगा। टेस्ट फॉर पेंटोसिस, यानी पेंटोसिस के लिए भी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिसके अंदर आपको एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन को हीट करना है, इक्वल अमाउंट ऑफ HCl डालेंगे एंड अ कंटेन छोटा सा थोड़ा सा क्या फ्लोरोग्लूसिनोल, ये आप डालेंगे तो आपको यहाँ पर रेड कलर मिलेगा और इस रेड कलर से आपको क्या पता चलेगा कि पेंटोसिस सॉल्यूशन के अंदर है या फिर नहीं है। चलिए, एंड लास्ट हमारे पास है कैलर टेस्ट फॉर डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी शुगर के लिए काफी आप देखेंगे काफी ज्यादा अलग सा टेस्ट होता है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको डालनी पड़ेंगी प्रोसीजर में। सबसे पहला डीऑक्सी शुगर, ये आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड आपको डालना होता है, ट्रेस अमाउंट ऑफ फेरिक क्लोराइड आप डालेंगे, साथ ही साथ ट्रांसफर टू द सरफेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीनों को मिलाकर आप सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर वहां पर जहां पर जंक्शन है, यानी जहां पर तीनों चीजें मिल रही हैं सरफेस पे, क्या हुआ कि अगर आपको रेडिश ब्राउन कलर वहां पर मिला तो इसका मतलब क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, ये टेस्ट होते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 पे, जिसके अंदर आपको विटामिन से रिलेटेड डेफिशिएंसीज डिस्कस करनी है। सबसे पहला हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है। पहला, नाइट ब्लाइंडनेस, फैट मालअब्जॉर्प्शन और लिवर डिसऑर्डर। फिर जो हमारा विटामिन के होता है, ये विटामिन ए के लिए है और ये विटामिन के लिए है। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके लिखना है। सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग, पुअर बोन डेवलपमेंट, ऑस्टियोपोरोसिस और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस का जो खतरा है वो बढ़ जाता है अगर विटामिन के की कमी हो रही होगी बॉडी के अंदर, तो ये कंडीशंस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हमारे पास आता है, राइट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इन तीनों में से कोई दो को अटेम्प्ट करना है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है सिट्रिक एसिड साइकिल और तीसरा है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, मैं आपको दो बताऊंगी, तीसरा आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा इजी होता है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस की तरफ चलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। चलिए तो देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है जब आप ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाते हैं और ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है, तो ये जरूर याद रखिएगा, इट इज अ 10 स्टेप प्रोसेस। इसके अंदर शुरुआत होती है ग्लूकोज से, जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पर यूज जो एंजाइम होगा जिसका नाम है आइसोमरेज एंजाइम, याद रखेगा। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यूज किया जाएगा। अब यहाँ से दो दो चीजें शुरुआत हो जाती है, दोनों हाथों पर शुरुआत होने लगती है। कैसे, देखिए, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा या तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में या फिर यही कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब ये क्या मतलब है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो एंजाइम यूज किया जाएगा वो है एल्डोलेज। यहां पर भी सेम ही एंजाइम यूज होगा, लेकिन जब ये फाइनली इसी में कन्वर्ट होना है तो हम इसी को लेकर चलते हैं। ये कन्वर्ट होता है इसके अंदर थ्रू द एंजाइम ऑफ आइसोमरेज, बिकॉज दीज बोथ आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसके बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में और यहां पर जो एंजाइम यूज किया जाएगा जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। देन ये कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ फोस्फोग्लिसरेट काइनेज एंड देन हमारे पास 2 फॉस्फोग्लिसरेट होता है म्यूटेज की हेल्प से। फोस्फोइनोल पायरुवेट होता है विद द हेल्प ऑफ इनोलेज एंड लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज ये होती है पूरी रिएक्शन जिसके अंदर आप एक ग्लूकोज से दो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, पायरुविक एसिड।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में एक मॉलिक्यूल से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको आप क्रेब साइकिल या फिर आप इसको टीसीए साइकिल कुछ भी बोल लीजिए, आपकी मर्जी है। ये देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले एसिटिल को एंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, ये कन्वर्ट होता है इन सिट्रेट, जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। और यहाँ पर जो सिट्रेट है वो जब कन्वर्ट हो रहा होगा, सिट्रेट 6 कार्बन का जो कंपाउंड है, जब वो आगे कन्वर्ट होगा उससे पहले आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा एक NADH प्लस H प्लस। ठीक है, ये रिलीज किया जाता है। इसी के साथ ही साथ यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटरेट का फॉर्मेशन हो जाता है, विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। अब ये अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट होता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, 4 कार्बन का ये कंपाउंड है, और यहाँ पर भी आपको एक NADH प्लस H प्लस भी मिलेगा। अब आप देख रहे हो कि 5 कार्बन से 4 कार्बन में जा रहे हैं, तो एक कार्बन कहाँ गया? अभी देखिए, यहाँ पर एक कार्बन रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। सक्सिनिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, अगेन इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, तो कोई कार्बन का सेक्रेशन यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कार्बन नहीं निकलेगा, परंतु आपको यहाँ पर एक एनर्जी देनी पड़ती है, एक ATP आपको यहाँ पर खर्च करना पड़ता है। फिर सक्सिनेट, जो कि एक 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, अगेन 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर आपको FADH2 का फॉर्मेशन होगा। फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है मेलेट में, सेम कार्बन, देन यहाँ पर आपको H2O देना पड़ता है, और मेलेट फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में, विच इज अ 4 कार्बन कंपाउंड अगेन। जब ऑक्सैलो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है उस समय पर भी आपको NADH प्लस H प्लस मिलता है, और ऑक्सैलो एसीटेट फाइनली सिट्रेट में, ये जो साइकिल है वो ऐसे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको H2O देना पड़ता है। तो ये है पूरी की पूरी रिएक्शन सिट्रिक एसिड साइकिल की। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एंड लिस्ट द एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, हाउ देयर डिटेक्शन इज यूजफुल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। सवाल है कि जो आपकी एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं यूरिन के, सबसे पहले वो बताना है, और उसके बाद कैसे ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे हम इनको चेक कर सकते हैं अलग अलग बीमारियों का पता लगाने के लिए, वो आपको बताना है। पार्ट नंबर बी है, डिस्क्राइब द सोर्सेस, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी डिसीजेस ऑफ सोडियम। 8 नंबर के सवाल हैं, तो अब ये सवाल, ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए कि 8 नंबर का सवाल है तो वो ऐसे नहीं पूछेंगे, वो आपसे सारी डिटेल मांग रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट बताने हैं पार्ट नंबर ए में, जिसके अंदर सबसे पहला ब्लड सेल आता है। अगर ब्लड सेल पाया जाता है उसको बोला जाएगा हीमेट्यूरिया। ये बीमारी होती है अगर ब्लड पाया जाता है तो। एल्ब्यूमिन अगर पाया जाएगा, इसी को बोला जाता है एल्ब्यूमिन्यूरिया। ठीक है, अगर ये यूरिन के अंदर पाया जाता है तो। और तीसरी चीज हमारे पास होती है ग्लूकोज, अगर ये पाया जाएगा तो कंडीशन साफ है, ग्लाइकोसूरिया। ये कंडीशंस होती हैं यूरिन में अगर ये 3 अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाएंगे तो, ब्लड सेल, एल्ब्यूमिन एंड देन प्रोटीन, ग्लूकोज। ठीक है, ये 3 कभी भी पाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूरिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हेल्प से हम बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये तीनों भी चीजें आती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम, जिसका आपसे फंक्शन, सोर्सेज और डेफिशिएंसी पूछी गई है। सबसे पहले इसका फंक्शन देख लीजिए। हमारी बॉडी में ये नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा, कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स मसल एंड मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये काम होता है इसका। इसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके सोर्सेस की। तो बहुत सारे इसके सोर्सेस है। सबसे अच्छा सोर्स है इसका टेबल सॉल्ट, क्योंकि टेबल सॉल्ट जो होता है दैट इज NaCl, जहां पर आपको सोडियम फ्री में मिलता है। चीज, मिल्क, सोया सॉस एंड अनप्रोसेस्ड मीट, ये सारे इसके सोर्सेज होते हैं। एंड देन बात करते हैं इसके डेफिशिएंसी की। तो अगर इसका लेवल 135 MEQ पर लीटर से कम चला जाएगा तो हाइपोनाट्रेमिया, इस कंडीशन से आप जानते हैं। अगर ये होगा तो सिंपल सी बात है कि ये कंडीशंस नहीं होंगी, ये काम जो हो रहा है सोडियम का ये नहीं होगा, है ना, एज सिंपल एज दैट। चलो, नेक्स्ट हमारे पास है, डिस्क्राइब द
important functions of water in the body, explain electrolyte balance और give the name of major intracellular and extracellular electrolyte। ये है, चलो फिर देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है फंक्शन ऑफ वाटर की बॉडी में फंक्शंस क्या क्या होते हैं पानी के। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या काम होते हैं, एक बार सुन लीजिए। पहला है फूड न्यूट्रिएंट का कैरियर। कैरियर का मतलब होता है कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर जाना। अब न्यूट्रिएंट के लिए आप मुंह से खाना खा रहे हैं, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट हो रहा है और होना भी चाहिए, ताकि आपके हर एक सेल को, हर एक टिश्यू को इंपॉर्टेंट जो भी न्यूट्रिएंट है वो मिल सके, है ना। तो उसको कौन लेकर जा रहा है? उसको वाटर लेकर जा रहा है। दूसरी चीज, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। कैसे? आपको स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग क्यों होती है? ताकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर, वो ठीक हो सके, बाहर के अकॉर्डिंग वो आप सर्वाइव कर सको। होम्योस्टेसिस इसको बोला जाता है, होम्योस्टेसिस। देन हमारे पास आता है हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फूड इज बर्न फॉर एनर्जी। हीट प्रोड्यूस की जाती है जब आप एनर्जी के लिए फूड को बर्न करते हैं, तो वो हीट क्या होगा? आप उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स, यानी कि जो डेलिकेट ऑर्गन, जो कि आपका हार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, ठीक है। इनके चारों ओर अगर आपको पता है एक लेयर प्रेजेंट होती है जहां पर फ्लूइड फिल्ड होता है। ये फ्लूइड क्या करेगा? इनके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये ठीक है तो हमारी बॉडी काम कर रही है, अगर ये नहीं काम करेंगे तो हमारी बॉडी भी काम नहीं कर पाएगी। एंड देन हमारे पास है वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस। तो ये फंक्शन होता है वाटर का हमारी बॉडी में। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। और नेक्स्ट सवाल था हमारा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो हमें बताना था। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रेफर्स टू द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडीज फ्लूइड कंपार्टमेंट, यानी कि जो बॉडी का फ्लूइड कंपार्टमेंट है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके से अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या नहीं हुए। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इंक्लूडिंग द ब्लड सेल्स एंड एक्स्ट्रासेल्युलर स्पेसेस। तो ये जो जगह होती है जहां पर फ्लूइड भरा हुआ होगा, उसको हमें देखना है कि वहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो मेंटेन है या फिर नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय वेरियस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द किडनीज, hormones such as aldosterone and anti-diuretic hormone. This is called anti-diuretic hormone एंड द थर्स्ट मैकेनिज्म। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो आपकी किडनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत 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 ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल था कि जो आपके इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट है उसके एग्जाम्पल हमें देने थे। इंट्रासेल्युलर के मेजर एग्जाम्पल है पहला K प्लस एंड HPO4 माइनस। ये इसके मेजर लिख लीजिएगा, दीज आर द मेजर इंट्रासेल्युलर यानी विद इन अ सेल, विद इन अ सेल ये प्रेजेंट होते हैं। और दूसरे हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर, फॉर एग्जांपल सोडियम, काफी ज्यादा, जो भी मैं लिखवाऊंगी वो सब मेजर होंगे। देन कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, फास्फोरस, ये सारे मेजर एक्स्ट्रा सेल्युलर आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कुछ और आपको इसके अंदर ऐड करना है कि इनका काम क्या होता है, बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल तो बता ही दिए हैं, तो आप उनके रिस्पेक्टिव फंक्शन बता सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पहला पार्ट है इसका, डिस्कस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस एंड रेनल फंक्शंस टेस्ट एंड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, यानी कि आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताना है रेनल फंक्शन टेस्ट का और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का। दूसरा सवाल है राइट डाउन इनोलिन क्लियरेंस टेस्ट एंड थर्ड है राइट द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग इन मेल एंड फीमेल। हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और शुगर सबकी बतानी है। आगे चलते हैं, चलिए सबसे पहले रेनल फंक्शन टेस्ट देखते हैं कि क्या होता है, क्या इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। रेनल फंक्शन टेस्ट यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। सबसे पहले रेगुलर टेस्टिंग हेल्प योर प्रोवाइडर ट्रैक योर हेल्थ एंड एनी अंडरलाइंग प्रॉब्लम व्हिच इज मतलब अकरिंग इन किडनीज। तो मतलब कि किडनी का प्रॉपर फंक्शनिंग, उसके अंदर कोई बीमारी है या फिर नहीं है, इन सब की जानकारी लेता है आपका प्रोवाइडर, ताकि वो आगे ये बता सके कि आपको किसकी जरूरत है, यानी कि प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे जा सके।
Then kidney function test check how well your kidneys are working. Then kidneys assist with removing waste from body. ठीक है, ये काउंट होता है। दूसरा हमारे पास है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्या होता है? लिपिड होता है, आपको बेसिकली याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, द लिपिड पैनल हेल्प इवैल्यूएट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बाय एनालाइजिंग कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर कितना कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या आपकी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है वो एकदम भली चंगी है या फिर नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब हाई होता है तो ये इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और कहाँ इकट्ठा होगी? ये इकट्ठा होती है आपकी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, जिसकी वजह से जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज है उसका खतरा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। Too much cholesterol can build in the blood vessel and arteries, damaging them and heightening the risk of problem like heart disease, stroke and heart attack। एक चीज मैं आपको बता रही थी, इस कंडीशन को आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जाता है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टरीज में हो जाती है ये कंडीशन की जब आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाए। ठीक है, उसकी वजह से हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका खतरा, उनका रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है? इसके अंदर हम ये पता लगाते हैं कि जो आपका ग्लोमेरुलाई है वो इतनी कैपेसिटी रखता है कि वो कितना अमाउंट फिल्टर कर रहा होगा। Inulin clearance procedure by which the filtering capacity of the glomeruli is determined by measuring the rate at which inulin, the test substance, is cleared from blood plasma। आप सब जानते होंगे कि नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलाई पार्ट जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अब उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब हो जाता है उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि कितना इनुलिन उसके अंदर आ रहा है, कितना वो फिल्टर कर रहा है। ठीक है, अगर वो सही अमाउंट है इसका मतलब आपकी ग्लोमेरुलाई ठीक काम कर रही है, लेकिन अगर वो गलत होगा या फिर इधर उधर उसका अमाउंट होगा इसका मतलब ग्लोमेरुलाई ठीक काम नहीं कर रही होती है। Inulin is the most accurate substance to measure because it is a small inert polysaccharide molecule। याद रखिएगा, small inert polysaccharide molecule होता है that readily passes through the glomeruli, जो कि पास हो जाता है क्योंकि बहुत छोटा है ना। तो ये सबसे अच्छा सोर्स है, सबसे अच्छा एलिमेंट होता है चेक करने के लिए। इनटू द यूरिन विदाउट बीइंग अब्सॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल, कोई अब्सॉर्प्शन नहीं होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेनल ट्यूब्यूल्स में मोस्टली हर एक चीज का रीअब्सॉर्प्शन होता है, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारी चीजों का। ठीक है, लेकिन इनुलिन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई भी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता है रेनल ट्यूब्स में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था हमारा जिसके अंदर हमें हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और शुगर का एक नॉर्मल वैल्यू बताना था मेल एंड फीमेल की बॉडी के अंदर। सबसे पहले हीमोग्लोबिन देखें। हीमोग्लोबिन फीमेल में 12 टू 16 डेसीलीटर ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, दिस इज द वैल्यू इन फीमेल और ये मेल में यही वैल्यू थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि बढ़ जाती है, अराउंड 14 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर ये वैल्यू हो जाती है। डब्ल्यूबीसी दोनों में सेम ही होगा, 45,000 से लेकर 11,000 डब्ल्यूबीसीज पर माइक्रोलीटर। याद रखिएगा, पर माइक्रो मतलब एक माइक्रोलीटर में कितना डब्ल्यूबीसी होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। आरबीसी की बात करें तो मेल एंड फीमेल दोनों में अलग होता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो अराउंड 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर इतना होगा, और मेल में यही वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाती है, जैसे कि 4.7 से लेकर 6.1 हो जाती है। एंड शुगर दोनों में सेम ही होगी, लेस देन 100। आप कह सकते हैं कि 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर है तो ये नॉर्मल है, अदरवाइज इससे अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा हो जाएगी, अगर कम हो जाएगी तो वो लो की कैटेगरी के अंदर आती है। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं, हमारा लास्ट सवाल है 8 सवाल। आपको किसी 4 को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहला है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओआरएस, देन pathology of blood, structure organization of protein, structure and properties of triglyceride, या फिर differentiate between DNA and RNA। इनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने थे, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ORS का क्या होता है, यानी ओरल डिहाइड्रेशन, और उसका क्या होगा। द राइट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी, ORS आप सभी लोग जानते होंगे, ओरल रिहाइड्रेशन
सॉल्ट। ठीक है, जब आपको चक्कर आते तो क्या दिया जाता है, वही होता है। The right amount of fluid in the body help to flush out unnecessary toxins from the body। देखिए right amount क्यों चाहिए होता है, सबसे पहले आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो, दूसरी चीज कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर आपके इंट्रासेल्युलर टॉक्सिन्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। सिंपल सी बात है ना। फिर उसके बाद a dehydrated body leads to dry and chapped skin which is the root cause of blister and eczema। Blister, eczema, these are the skin infections, skin infections। ये मेजर कॉजेस होता है डिहाइड्रेशन जो है, एक्जेमा और जो आपका ब्लिस्टर्स होता है, इन जैसी बीमारियों का। डिहाइड्रेशन आल्सो कॉज अ लॉट ऑफ अदर मेडिकल कंडीशंस लाइक डिजीनेस, हेडेक, वीक पल्स। मतलब ये सारी चीजें होती है ना, जब आपको चक्कर आते हैं तो आपको गर्मी जैसा लगता है, अजीब सा हो जाता है, तो वही कंडीशन होती है जब बॉडी डिहाइड्रेटेड होगी तब। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है हिमेटोपैथोलॉजी, यानी कि ब्लड का पैथोलॉजी होता है वो क्या होगा, दैट इज हिमेटोपैथोलॉजी is a subcategory of pathology which focuses on blood diseases and disorders। याद रखिएगा कि पैथोलॉजी के अंदर हम उसका नॉर्मल अमाउंट, डिसऑर्डर, क्या उसमें कमी है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में पता लगा सकते हैं। It involves the study of the cellular and molecular component of the blood and their interaction। For example, RBC कितना है, normal range, WBC कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट कितनी है, साथ ही साथ आपका प्लाज्मा ठीक तरीके से है या नहीं, प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स है वो सही अमाउंट में है या नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में हम पता लगाते हैं हिमेटोपैथोलॉजी से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि क्या होते हैं आपके प्रोटीन्स का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी लोग जानते हैं 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये थर्ड पार्ट है 8th क्वेश्चन की। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन क्वाटरनरी। प्राइमरी प्रोटीन वो होंगे जिसके अंदर सिर्फ एक लीनियर चेन प्रेजेंट होती है अमीनो एसिड की। सेकेंडरी में थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, लीनियर चेन को और थोड़ा सा बढ़ाकर बहुत सारी लीनियर चेन अब आपस में जुड़ जाती है तो सेकेंडरी बना लेती है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब आपस में जुड़ेंगे वो टर्शरी बना लेंगे, एंड लास्ट है जब टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना देते हैं। दीज आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये क्लासिफिकेशन नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन ये नहीं होता है, ये प्रोटीन्स के टाइप्स नहीं है, दीज आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे प्रोटीन बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइग्लिसराइड, क्वेश्चन नंबर डी था जो, ट्राइग्लिसराइड आर एस्टर्स इन व्हिच 3 molecules of one or more different fatty acids are linked to the alcohol glycerol। याद रखिएगा कि यहाँ पर 3 फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल, ये मिलके एक ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन करते हैं, 1 ट्राइग्लिसराइड। तो कभी भी सवाल ऐसे भी आ सकता है कि एक ट्राइग्लिसराइड के अंदर क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं, तो आपका आंसर होगा 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। Triglyceride function as a long-term storage form of energy in the human blood। हमारी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड काफी लंबे समय तक स्टोर्ड रहता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, करता रहता है। Because of the long carbon chain, triglycerides are nearly non-polar molecules and thus do not dissolve readily in polar solvent, for example, water। क्योंकि ये नॉन पोलर है तो ये सिर्फ नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, पोलर का इससे कोई लेना देना नहीं है। Instead, oil and fat are soluble in non-polar organic solvent, for example, hexane and ethers। तो आपने देखा होगा कि जो पानी में कभी भी आप ऑयल डालते हैं तो वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होगा, वो नॉन पोलर होता है, और पानी पोलर है तो उनका तो मेल है ही नहीं, सिंपल सी बात है। एंड देन हमारे पास आता है इसका लास्ट क्वेश्चन, वो है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, डीएनए जिसको आप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड राइट फैशन में एक हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि लीनियर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन डीएनए सॉरी आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड आपका मॉलिक्यूल है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज बी टाइप ऑफ हेलिक्स। यहाँ पर बी टाइप हेलिक्स होता है, यहाँ पर ए टाइप हेलिक्स होता है। फंक्शन की बात करते हैं तो डीएनए का काम होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, और आरएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू मेक्स अदर सेल्स एंड न्यू ऑर्गेनिज्म लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन आरएनए में ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, साथ ही साथ ये प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसके बाद प्रोपेगेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहली चीज कि डीएनए एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है, यानी कि ये खुद से खुद को बना सकता है, लेकिन ऐसा आरएनए में नहीं होगा, ये डीएनए से ही बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो लिख लीजिए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसके कॉम्पोजिशन। तो डीएनए के अंदर जो कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं, सबसे पहला डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। मतलब सेम ही होता है आरएनए में, बस एक चीज का अंतर होगा, वो है इसकी शुगर। यहाँ पर राइबोस शुगर पाई जाती है, फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। लोकेशन की बात करेंगे तो जो आपका डीएनए होता है वो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएनए जो होगा दैट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड इन द राइबोसोम, तीनों जगह प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होंगे तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देती हूँ। नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में जी के साथ बाइंड करता है आपका साइटोसिन, और एडेनिन के साथ बाइंड होता है थाइमिन। ये जो मैंने बॉन्ड लगाया है ना, ऐसे ही लगाइएगा, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और दूसरे के ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर जी और सी तो होगा ऐसे ही, लेकिन जो आपका एडेनिन है वो पेयर करता है यूरेसिल के साथ, थाइमिन एब्सेंट होता है आरएनए। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा ये पूरा का पूरा पेपर। आई होप ये सॉल्यूशंस आपको समझ आए होंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता चल जाता है कि दूसरी जगह किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट भी करना है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई और आप लोग जुड़ भी गए होंगे फार्मेसी इंडिया लाइव के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव। थैंक यू।